ईवीएम, ये जो बिहार में बीजेपी फिर से सरकार बनाने वाली है और वो ईवीएम के माध्यम से बनाएगी। ये ईवीएम से घोटाला करके बीजेपी सरकार बना लेगी। यह दौर एक इमरजेंसी का दौर चल रहा है, अघोषित इमरजेंसी इसे कह सकते हैं। ये वीडियो रखिएगा, जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो जाएगी, जब वोट की गिनती होगी, उस दिन हम आपको याद दिलाएंगे कि कौन जीत रहा है। वो उन्होंने 1,65,000 करोड़ का वादा किया था, 700 करोड़ का वादा किया था, 500 करोड़ का वादा किया था, मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की बात कही था। सबसे जन्मदाता जो है ना, सारे समस्याओं का जन्मदाता ईवीएम। याद कीजिए वो दौर दिल्ली का जब शरद यादव अपनी पूरी पलटन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर दस्तक दे चुके थे और वो तमाम घराने के लोग जो लगातार विपक्ष में बैठे थे, जिनका संबंध बीजेपी से नहीं था, वो लोग जंतर मंतर पर बैठकर सरकार को कोस रहे थे और लगातार ये कह रहे थे 2019 के बाद, 2019 जनरल इलेक्शन के बाद ये कह रहे थे कि ये सरकार ईवीएम की सरकार है, ये सरकार ईवीएम के बदौलत सरकार बनी है। अगर हिम्मत है, अगर दम है तो बिना ईवीएम के बनाकर ये सरकार दिखा दे। अगर ईवीएम रहा तो बीजेपी अमेरिका में भी सरकार बना सकती है। नमस्कार, मैं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं और हम लोग इस समय गांधी मैदान के आसपास हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय भारत के युवा साथी पत्रकार हैं, मौजूद हैं। आज दिन में चर्चा हुई थी कि जो लोग अब विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, चुनाव सुरक्षित करो, अपना वोट सुरक्षित करो, ऐसे तमाम पहलू हैं जो लगातार बात करना इंसान को चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि चुनाव के ठीक बाद जो है ईवीएम एक मुद्दा बन जाता है, ईवीएम एक इशू बन जाता है और चुनाव होने के बाद लोग सड़कों पर भी उतर आते हैं। लेकिन ठीक चुनाव से पहले लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरते, लोग ईवीएम की बात क्यों नहीं करते, एक बहुत बड़ा जो है ये मसला है। तो रंजीत जी, क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद फिर एक देश में हंगामा होगा और कहा जाएगा कि ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, ये ईवीएम से बनाई गई सरकार है, ठीक उसी तरह जैसे कि 2019 का जो इलेक्शन था, जनरल लोकसभा का जो इलेक्शन था, उसमें ये बातें कही गई। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि ईवीएम, ये जो बिहार में बीजेपी फिर से सरकार बनाने वाली है और वो ईवीएम के माध्यम से बनाएगी। अगर आप 2019 चुनाव को आप याद कीजिए या उससे पहले की चुनाव को याद कीजिए, 2017 से लगातार ईवीएम पर हजारों आर्टिकल्स हमने फेसबुक पर हमने लिख दिया है। उसके बाद जब 2019 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले भी हमने कहा था कि ये ईवीएम से घोटाला करके बीजेपी सरकार बना लेगी। 5 मई को कहा और 21 मई को पर्दाफाश हो गया था, CNN न्यूज ने पर्दाफाश कर दिया था। उसके बाद तेजस्वी यादव जब चुनाव हार गए तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा कि हम ईवीएम से चुनाव हार गए। लेकिन जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हैं, जो कि तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर आप क्यों चुप्पी साधे हैं। जब आप चुनाव हार जाएंगे तब आप फिर ईवीएम पर सवाल क्यों खड़ा करेंगे। ये एक, और जनता जागरूक नहीं है। ईवीएम का इतिहास बहुत पुराना है। जनता को जानने और समझने के लिए मीडिया भी कुछ नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। चुनाव आयोग लोकसभा जो वोट की गिनती थी उसको मिटा दिया, वेबसाइट से सारे चीज को हटा दिया, डेटा डिलीट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ईवीएम पर बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम कहते हैं कि अमेरिका में चुनाव वोट के समय, कोरोना महामारी के समय हो सकता है, तो अमेरिका में तो ईवीएम नहीं है, तो बिहार में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये बात हालांकि 100% की दावेदारी बताती है कि ठीक चुनाव के बाद जो लोग, जो नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष में जो भी मौजूद हो या सत्ता में जो भी लोग मौजूद हो, जो लगातार आरोप लगाते हैं कि चुनाव के ठीक बाद जो लगातार आरोप लगाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो और अन्य घराने राजनेता घराने के क्यों ना हो, वो तमाम सारे लोग ये लगातार हवाला देते हैं कि चुनाव के बाद, हार जाने के बाद कि ईवीएम की सरकार है, ये ईवीएम से बनाई गई सरकार है और हम ईवीएम से चुनाव हारे, ये तमाम चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन अब ठीक 2 से 3 महीने, यानी कि आप यूँ कह लें कि 2 महीने बाद जो है चुनाव होने हैं, कुछ दिन बाद यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। तो इस घेरे में कौन है, इस सवाली निशाने पर कौन है, आखिर कोई नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन क्यों नहीं ये सवाल उठा रही है कि ये ईवीएम की सरकार है या ईवीएम जो है ईवीएम हटाओ, उसके बाद चुनाव हो, बिना ईवीएम के चुनाव।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बिना ईवीएम का चुनाव होना चाहिए। अगर देख लीजिए ना आप, 2019 के बाद प्रधानमंत्री का रुतबा किस तरह से है, युवा छात्र सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, किसानों की हत्याएं हो रही है, किसान सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, संसद में अब सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। जब लोग संसद में सवाल नहीं पूछ सकते तो मीडिया में कैसे लोग सवाल पूछ सकते हैं? लोग प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन विपक्ष सवाल नहीं उठा पाती, विपक्ष के कोई मायने नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष भारत में मुर्दा हो चुका है, वो एक जिंदा लाश है, उसे आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अब जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। यह दौर एक इमरजेंसी का दौर चल रहा है, अघोषित इमरजेंसी इसे कह सकते हैं। मीडिया भी सरकार के पक्ष में गुणगान गा रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सरकार के पक्ष में गुणगान गा रही है। इसमें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बच जाता है वह जनता बच जाती है। जनता सुप्रीमो है और जनता चाहली तो सरकार भी हिलेगा, विपक्ष भी हिलेगा। अब विपक्ष तब न कहेंगे जब वो मुद्दा को उठाता है। विपक्ष, लेकिन विपक्ष तो है ही नहीं। तो विपक्ष है, वही तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष अभी फिलहाल अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखें तो विपक्ष जनता को होना चाहिए, विपक्ष में मीडिया होना चाहिए। क्योंकि सरकार से सवाल कौन पूछेगा? जब विपक्ष नहीं पूछ रहा है तो मीडिया पूछे, लेकिन मीडिया भी नहीं पूछ रहा है, ना विपक्ष पूछ रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ रहा है। आप देख लीजिए, एनआरसी वाले मामले को लटका के रखा, ये इधर कोरोना महामारी वाले मामले को लटका के रखा। सरकार अपना डाटा भी देना नहीं पसंद करती है। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गया, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार की नहीं रही है। अब वो ईवीएम से चुनाव जीत लेती है तो जनता से क्या जवाबदेही लेगी? आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है बिहार में, किस आधार पे कहा, किस तरह के सैद्धांतिक सिद्धांतों पर? मैं आपको बता दूं कि 2017 से ईवीएम के बारे में लगातार हम लिख रहे हैं। 2018 दिसंबर में जो चुनाव हुआ था, 3 राज्यों में कांग्रेस की जो सरकार बनाई है, मेरे फेसबुक टाइमलाइन पर है अभी भी, उन चीज़ों को देख सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल का जो इलेक्शन हुआ उन चीज़ों को देख सकते हैं, और जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ, एक चुनाव को छोड़कर, झारखंड चुनाव को आप छोड़ दीजिएगा तो हर चीज़ सही हुई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिहार में बीजेपी कुछ चीज़ गुप्त हैं जिसे बताया नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को खुलासा यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो इन वीडियो को देखेंगे तो फिर वो हम पर सवाल खड़ा कर देंगे कि हमारी गुप्त सूचना आपको हम पहुँचाते हैं, आप कहाँ से कहाँ क्या कर देते हैं। इसलिए हमें लगता है कि उन चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये वीडियो रखिएगा, जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो जाएगी, जब वोट की गिनती होगी, उस दिन हम आपको याद दिलाएंगे कि कौन जीत रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है युवा साथियों के द्वारा, ये कह रहे हैं लगातार कि आने वाले आगामी चुनाव में जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये वीडियो संभाल कर रखिएगा। आने वाले विधानसभा में ये आपको पता चल जाएगा, विधानसभा चुनाव होने के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। हालांकि अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, महागठबंधन आगे चल रहा है हर एक तरीके सर्वे में। लेकिन हमारे जो युवा साथी रंजीत जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बार बार दावा है कि बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए फिर से सरकार में आएगी और एनडीए राज करेगी। और एनडीए की जब सरकार का, हम आपको बता दें कि 15 साल कम हो गया सर, 15 साल वो कम हो गया है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर एक सांसद को हमने पहले इन्फॉर्म किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के लिए जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के नाम पे लड़ा गया था, लेकिन ओबीसी वो नहीं बनते। हालांकि हमने नाम कंफर्म नहीं किया था, वो नाम बाद में आई। तो बिहार में किसके नाम पे लड़ा जाएगा? बिहार में एनडीए सरकार आएगी। किसके नाम पे? ये नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव को लड़ा जाएगा। लेकिन अब नीतीश कुमार को कब पलट देंगे ये कोई अंदाजा नहीं। मोदी से नीतीश जी बड़े हो गए हैं इस समय? नहीं, अभी वैसे कोई बात नहीं है। क्योंकि आप अगर मोदी जी की तुलना करेंगे नीतीश, तो कोई मायने नहीं रखता है। मोदी जी केंद्र में है और जैसे केजरीवाल। प्रभाव तो पड़ेगा ना बिहार में? प्रभाव कैसे पड़ेगा? वो उन्होंने 1,65,000 करोड़ का वादा किया था, 700 करोड़ का वादा किया था, 500 करोड़ का वादा किया था, मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की बात कही थी। तो ये तमाम मुद्दे बिहारियों के जहन में होगा। बेरोजगारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। सबसे जन्मदाता जो है ना, सारे समस्याओं का जन्मदाता ईवीएम है। और उसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, विपक्ष को सवाल उठाना पड़ेगा।
अन्यथा आप बिहार में फिर वही स्थिति देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति हो रही है। जरा याद कीजिए वो दौर दिल्ली का जब शरद यादव अपनी पूरी पलटन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर दस्तक दे चुके थे और वो तमाम घराने के लोग जो लगातार विपक्ष में बैठे थे, जिनका संबंध बीजेपी से नहीं था, वो लोग जंतर मंतर पर बैठकर सरकार को कोस रहे थे और लगातार ये कह रहे थे 2019 के बाद, 2019 जनरल इलेक्शन के बाद ये कह रहे थे कि ये सरकार ईवीएम की सरकार है, ये सरकार ईवीएम के बदौलत सरकार बनी है। अगर हिम्मत है, अगर दम है तो बिना ईवीएम के बनाकर ये सरकार दिखा दे। लेकिन आज जो है वो मुद्दा धूमिल हो चुका है, आज वो मुद्दा कहीं जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ एक संगठन है जो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। शबनम हाजमी जी हैं, शबनम जी हैं जो लगातार दिल्ली से एक्टिविस्ट का काम कर रही हैं। वो इस इशू को लगातार उठा भी रही हैं और लगातार कह भी रही हैं कि ईवीएम जो है हटना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, तो जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गई थी तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि अगर ईवीएम रहा तो बीजेपी अमेरिका में भी सरकार बना सकती है। उसके बाद उद्धव ठाकरे जब विधानसभा महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो उद्धव ठाकरे ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उसके बाद हुआ क्या कि ईडी उनके घर पर पहुंच गई। उसके बाद धीरे धीरे समझौता हुआ। समझौता होने के बाद दोनों, नितिन गडकरी उनसे मिले, आरएसएस के ऑफिस में जाके मिले। आरजेडी से कर लिए गठजोड़ तो? किनसे? आरजेडी से? नहीं, आरजेडी से गठजोड़ होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं। आज ईवीएम के खिलाफ आरजेडी ने मोर्चा निकाल लिया चुनाव जीतने के बाद, ईडी का छापा, तमाम तरह की। हाँ, ये तो होगा ही होगा। आरजेडी को अभी समझना चाहिए कि हमें सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोलना होगा। अगर ईवीएम के खिलाफ हम हल्ला नहीं बोलते हैं तो फिर दुर्भाग्य है, बिहार को हम उसी जलजले में छोड़ देंगे जो दिल्ली में जलजला। हाँ। या फिर गुजरात की बात करें तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये पटना है, बिहार की राजधानी है। लगातार सवाल ईवीएम पे उठ रहे हैं और ये मौलिक अधिकार है, ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। आप भी सवाल उठा सकते हैं ईवीएम पे। अगर आपको लग रहा है कि ईवीएम एक बड़ा इशू हो सकता है तो आप जो है ईवीएम के खिलाफ, जी आ रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ आप बोल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें हमारे ईमेल के जरिए जो है loktanttv@gmail.com के जरिए आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। एक बात हम आपको बताना चाहिए, झारखंड में चुनाव हुआ। झारखंड के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि ईवीएम से गड़बड़ी हुई। कैसे ईवीएम से गड़बड़ी हुई? जब वो चुनाव हारते हैं तब ईवीएम से गड़बड़ी होती है। आप ये बताइए कि झारखंड में बहुत सारे जगह सड़कों पर ईवीएम मिला है, राजस्थान में सड़कों पर ईवीएम मिला है, मध्य प्रदेश में ईवीएम सड़कों पर मिला है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप देखेंगे, आकलन करेंगे तो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और इसको समाधान करने के लिए जनता को जागरूक करना पड़ेगा। विपक्ष को जागरूक करना पड़ेगा, अन्यथा इसी तरह किसान मारे जाएंगे, रिक्शा चालक मारे जाएंगे। अभी देख लीजिए, हालत देख लीजिए, कितना बदतर स्थिति में किसान जी रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं।